क्या किसी को गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए, खासकर तब जब जिंदगी सिर्फ एक ना खत्म होने वाली पीड़ा बन जाए? तो चलिए आज इसी बहुत ही मुश्किल और मानवीय सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं भारत में पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की पूरी कहानी। देखिए, भारत में इस पूरी बहस की शुरुआत एक ऐसी कहानी से हुई जो किसी का भी दिल दहला दे। ये कहानी है 42 साल के एक लंबे और दर्दनाक इंतजार की। ये कहानी है मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग की। साल 1973 में उन पर एक बहुत ही वहशी हमला हुआ, जिसके बाद वो 42 सालों तक एक ऐसी हालत में रहीं जिसे वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। मतलब उनका शरीर तो जिंदा था, सांसें भी चल रही थीं, लेकिन दिमाग लगभग पूरी तरह से खामोश था। सोचिए, वो ना कुछ महसूस कर सकती थीं, ना कुछ कह सकती थीं, ना ही अपने आसपास की दुनिया को समझ सकती थीं। तो उनकी इस हालत को देखकर एक्टिविस्ट पिंकी वेरानी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका तर्क बहुत सीधा और दिल को छू लेने वाला था कि अरुणा का इस तरह से बस जिंदा रहना उनके सम्मान से जीने के अधिकार के खिलाफ है। और बस इसी एक याचिका ने पूरे देश में इच्छा मृत्यु पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। फिर आया साल 2011 और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो बड़ा दिलचस्प था। कोर्ट ने अरुणा को इच्छा मृत्यु देने की मांग तो खारिज कर दी, लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक दरवाजा खोल दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सैद्धांतिक तौर पर कानूनी रूप से सही माना। यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आखिर है क्या और ये एक्टिव यूथनेशिया से अलग कैसे है? देखिए, कोर्ट के फैसलों को ठीक से समझने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें मरीज की जान लेने के लिए सीधे सीधे कुछ किया जाता है, जैसे कि कोई जहरीला इंजेक्शन देना। ये भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे अपराध माना जाता है। और दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। इसमें मरीज को जिंदा रखने वाले सिस्टम जैसे वेंटिलेटर या खाने की नली को हटा लिया जाता है, जिससे मौत अपने तरीके से प्राकृतिक रूप से हो। भारत में कुछ खास शर्तों के साथ इसकी इजाजत है। तो इस पूरी कानूनी बहस की जड़ क्या है? वो है गरिमा के साथ मरने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार का ही एक हिस्सा है। मतलब जिस तरह हमें सम्मान से जीने का हक है, उसी तरह हमें सम्मान से मरने का भी हक होना चाहिए। एक ऐसी मौत जो लंबी और बेकार की तकलीफों से आज़ाद हो। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरुणा शानबाग केस के बाद से आज तक कोर्ट का ये सफ़र कैसा रहा है और कानून ने क्या-क्या मोड़ लिए हैं। ये सफ़र बहुत दिलचस्प है। 2011 में अरुणा शानबाग केस से इसकी नींव पड़ी। फिर 2018 में कॉमन कॉज नाम के एक बड़े केस में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और साथ ही लिविंग विल को भी कानूनी मान्यता मिली। इसके बाद 2023 में इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाया गया और अभी हाल ही में हरीश राणा केस में कोर्ट ने एक बार फिर इस कानून पर अपनी मोहर लगा दी। ठीक है, अधिकार तो मिल गया, पर अब सवाल ये है कि कोई इंसान इस अधिकार का इस्तेमाल असल में करेगा कैसे? और यहीं पर कहानी में एंट्री होते हैं लिविंग विल की। ये लिविंग विल क्या भला है? सोचिए, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हम अपने डॉक्टरों के लिए पहले से ही लिख सकते हैं जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों। इसमें हम साफ साफ बताते हैं कि अगर भविष्य में कभी हम ऐसी हालत में पहुंच जाएं जहां हम खुद कोई फैसला न ले सकें, तो हमें कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और कौन से नहीं। तो इसका प्रोसेस क्या है? 2023 में इसे काफ़ी आसान कर दिया गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, कोई भी वयस्क 2 गवाहों के सामने लिविंग विल बनाकर उसे नोटरी से अटेस्ट करवा सकता है। दूसरा, जब जरूरत पड़ती है तो अस्पताल एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाता है जो केस को देखता है। तीसरा, इसके बाद जिले का एक और स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड भी इसकी जांच करता है। और सबसे जरूरी बात, इस दूसरे बोर्ड को सिर्फ 48 घंटों के अंदर अपना फैसला देना होता है। और आखिर में अस्पताल को सिर्फ मजिस्ट्रेट को इस फैसले की सूचना देनी होती है, उनसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है, एक अधूरापन है। और वो पेच ये है
जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने साफ और बार बार दिए गए फैसलों के बावजूद आज भी हमारे देश में संसद ने इस पर कोई अलग से पूरा कानून नहीं बनाया है। ये पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ अदालती फैसलों पर टिका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी फिक्र नहीं है। कोर्ट ने खुद सरकार से कई बार कहा है कि वो इस पर एक मजबूत कानून बनाए। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा कानून नहीं बना तो जीवन के आखिरी पलों से जुड़े ये फैसले सामाजिक और पैसों के दबाव का शिकार हो सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अदालतों ने तो गरिमा के साथ मरने के अधिकार को साफ साफ परिभाषित कर दिया है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हमारी संसद इस पर एक स्पष्ट और मजबूत कानून कब लिखेगी।